सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके सामने एक्सरसाइज 10.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में ऑफ चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 10.3 जो चैप्टर 10 के है वो बेस्ड है स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो 10.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे यहाँ पर और स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब तक आप लोगों ने यहाँ पर एडिशन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है वेक्टर्स का, है ना, और आपने पढ़ा है हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशोज़, है ना। लेकिन अब तक कहीं पर भी हमने वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे होता है उसके बारे में बात नहीं करी थी। तो यहाँ पर वही देखेंगे कि दो वेक्टर जब आते हैं तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है ना, या कि उनका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो दो तरह से, वैसे तो प्रोडक्ट तीन तरीके से निकाला जाता है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। ये दोनों अलग अलग हैं। इस वीडियो में तो हम लोग बात करेंगे स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट के बारे में, है ना। एंड नहीं, सॉरी, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, है ना। या तो स्केलर प्रोडक्ट बोल लो या डॉट प्रोडक्ट बोल लो, वैसे मोस्टली डॉट प्रोडक्ट ही बोलते हैं। ठीक है। एक अगला और होता है वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो वहाँ पर वो एक्सरसाइज 10.4 में अप्लाई होगा तो उसको 10.4 में ही पढ़ेंगे। उसके बाद एक सप्लीमेंट्री में भी है, लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई उसके ऊपर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और वहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं आता, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो करने तो हमको सब कुछ है ना। तो बात करते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो देखो, इसको समझना बहुत ईजी है, वैसे तो ईजी है ये। लेट्स टेक टू वेक्टर्स, दिस इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है ना, ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर। ठीक है, और इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा। ठीक है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी। तो स्टेटमेंट क्या है इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट की, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में हमेशा डॉट लगाएंगे। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अगर कोई दो वेक्टर हैं उनके बीच में एंगल थीटा है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और कॉस थीटा भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी, है ना। क्योंकि थीटा की कोई वैल्यू रखा आप नंबर ही मिलेगा आपको एक, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर पूरा हमें क्वांटिटी क्या मिल रही है, स्केलर, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या है, पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है अगर थीटा 0 हो जाए, थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो ये दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, अगर इन दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री हो जाए तो या तो ऐसा होगा, देखो अगर यहाँ पर थीटा 0 डिग्री हो गया ना तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। चलो इसको पहले इस वाले रिजल्ट को रहने दो, इस वाले रिजल्ट को बाद में बात करेंगे, इस वाले रिजल्ट के ऊपर, है ना। पहले कुछ और रिजल्ट्स लेते हैं यहाँ पर। पहला रिजल्ट हमारे पास क्या है जो हम लोगों ने अब तक डराइव करा है वो वाला रिजल्ट हमारे पास ये है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब हम कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू रियल नंबर। ठीक है ना, और स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पहला रिजल्ट तो ये आ गया। दूसरा रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर दूसरा रिजल्ट आ रहा है, अगर यहाँ पर देखो दो वेक्टर के बीच में क्या हुआ, एंगल, या तो एंगल यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एंगल सपोज करो 0 डिग्री हो गया, दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बनाई नहीं। ठीक है ना, तो क्या होगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही होगा कि नहीं होगा। कॉस थीटा, कॉस 0 कितना होगा, 0, कॉस 0 कितना होगा, 1, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू, यहाँ पर डॉट 1 आ जाएगा, तो वो तो एंड में आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो अगर ए डॉट बी, अगर थीटा 0 डिग्री है तो ए डॉट बी करने पे आपको फर्स्ट क्या रिजल्ट आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तीसरा रिजल्ट क्या है, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए, थीटा क्या हो जाए 180 डिग्री, तो ए डॉट बी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कॉस 180 कितना होता है, -1, तो एक माइनस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एंड में रिजल्ट क्या आएगा एक्चुअली में, ए डॉट बी क्या आएगा, माइनस ए इंटू माइनस मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। ठीक है, एक ही माइनस है। अच्छा, और क्या रिजल्ट आ सकता है हमारे पास, और क्या क्या रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं हम यहाँ पर, कुछ ऑब्जर्वेशन जो हम यहाँ पे और कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, अगर देखो ए डॉट बी ये हमें
प्रोडक्ट क्या मिलता है, ए डॉट बी जीरो मिलता है, ठीक है ना। ए डॉट बी क्या मिलता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो मिलता है। तो हम यहाँ से दो बातें कंक्लूड कर सकते हैं, या तो यहाँ पर दो बातें क्या कंक्लूड हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है अगर ए डॉट बी जीरो आ रहा है तो या तो ये क्वांटिटी जीरो रही होगी या ये क्वांटिटी जीरो रही होगी, या तो ए वेक्टर जीरो रहा होगा या फिर क्या रहा होगा, आइदर ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो और बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, है ना। ऐसा ही तो रहा होगा कि अगर, या तो ऐसा रहा होगा अगर ए डॉट बी जीरो आ रहा है या तो ए जीरो रहा होगा या ए जीरो रहा होगा, है ना, या फिर ये जीरो रहा होगा, उसको अलग केस में लेंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक जीरो हो गया ना तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो आ जाएगी, या तो ए वेक्टर क्या रहेगा जीरो या बी वेक्टर क्या रहेगा जीरो रहेगा, ठीक है, जीरो वेक्टर, ठीक है। या फिर ऐसा होगा कि कॉस थीटा जीरो रहा होगा, कॉस थीटा कितना रहा होगा, सॉरी अगर ए डॉट बी जीरो आ रहा है तो कॉस थीटा यहाँ पर 90 रहा होगा, है ना। कॉस थीटा क्या रहा होगा, थोड़ी थीटा नहीं, कॉस थीटा नहीं, थीटा रहा होगा कितना, π/2। दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। क्यों, cos 90 कितना होता है, जीरो, और जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो यानी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रही है तो उसका मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली थीटा इक्वल्स टू π/2 होगा। एक बार दोबारा से समझते हैं। अगर देखो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, π/2 हो गया। अगर मैंने थीटा की जगह π/2 रख दिया तो cos π/2 जीरो, और जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो यानी ए डॉट बी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ए डॉट बी जीरो है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, या तो थीटा π/2 रहा होगा या फिर ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई एक जीरो वेक्टर रहा होगा, या दोनों भी हो सकते हैं ना, वो डिफ़ॉल्ट केस है, दोनों भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के, अगर सपोज करो मैंने एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, यहाँ पर सीधा ही है, आपस में एक्सिस कैसी होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है ना। ये एक्सिस आपस में कैसी होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक यूनिट का वेक्टर क्या होता है, आई कैप, इसकी डायरेक्शन में जे कैप, और इसके डायरेक्शन में क्या होता है, के कैप। यही होता है कि नहीं होता है। अच्छा, अब देखो अगर मैं आई डॉट जे करता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, आई डॉट जे करता हूँ, आई डॉट जे क्या आएगा, देखो आई और जे आपस में क्या है, आई वाली एक्सिस एक्स एक्सिस और जे वाली एक्सिस कौन से, वाई एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो उन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा होगा, 90, और जब एंगल 90 बनता है तो क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो आई डॉट जे क्या होगा, जीरो, जे डॉट के आ जाएगा सिमिलरली जीरो, और के डॉट आई भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यही आएगा नहीं आएगा, एक बार दोबारा से देखो, आई जे के यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जब आई जे और जे के बारे में बात करेंगे तो एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो एक्स और वाई एक्सिस आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच में एंगल कैसा बनता है, यानी 90, और जब एंगल 90 होगा तो cos 90 यानी क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो आई डॉट जे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसलिए जे डॉट के भी जीरो और के डॉट आई भी जीरो, क्योंकि तीनों में ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, ठीक है ना। तीनों एक्सिस से क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर सपोज करो मैं आई डॉट आई की बात करता हूँ, आई डॉट आई की, है ना, या फिर ऐसा इसको छोड़ो, पहले आई डॉट जे आई डॉट के, है ना, के डॉट आई डॉट के की बात होती है, वही आगे बात करेंगे, है ना। उससे पहले एक बात करते हैं, आई डॉट आई, अगर आई डॉट आई हुआ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट जीरो आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आई डॉट आई क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस। अब देखो आई और आई यहाँ पर है और आई दोबारा से यहीं पर ही लेंगे, है ना, क्योंकि आई तो एक ही है, तो उन दोनों, अब कोई ऐसा वेक्टर है आई, ये आई और दूसरा भी आई है, तो आपस में कैसे हो जाएंगे, उन दोनों के बीच में एंगल कैसा बनेगा, 0 डिग्री, क्योंकि एक के ऊपर एक ही होंगे वो, ऑब्वियसली बात है ना। 2 मिनट रुको, अब बात करते हैं। देखो आई डॉट आई अगर, तो इन दोनों के बीच में एंगल 0 बन रहा होगा, तभी तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, तभी तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। सॉरी, अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं आई का आई के साथ ही, तो उनके बीच में आई तो एक ही है, तो उनके बीच में एंगल क्या रहेगा, 0। तो जब एंगल 0 रहेगा तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, है ना, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ। और जब इनका डॉट प्रोडक्ट में आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू 1 करूँगा तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई आ जाएगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना होता है, क्योंकि आई कैसा है, यूनिट वेक्टर, और जब यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 यूनिट का। तो यहाँ पर ये 1 यूनिट और ये भी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई डॉट आई कितना आएगा, 1। सिमिलरली जे डॉट जे भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और के डॉट के भी कितना आ जाएगा,
1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बात तो होगी जब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक रिजल्ट और यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, वाला रिजल्ट इधर देख लेते हैं, 6 वाला रिजल्ट। अगर ए वेक्टर के साथ ही मैं डॉट कर दूँ, ए वेक्टर के साथ ही डॉट कर दूँ, तो उनके बीच में भी एंगल क्या बन रहा होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो इंटू डॉट 1 करेंगे तो यही रह जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, हमेशा याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होगा। ये बहुत यूज़फुल रिजल्ट है, इसको याद रखना, ठीक है। ये आ गया। अब हमारे पास 6 रिजल्ट हो गए यहाँ पर, है ना। एक रिज़ल्ट और था, मैं एक बार चेक कर लूँ ज़रा, यही रिज़ल्ट थी क्या। हाँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, वो लिखेंगे यहाँ पर, जगह नहीं है, जगह बना ले। एंगल बिटवीन टू वेक्टर का एक फॉर्मूला और होता है, उसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, वैसे तो बनेगा वो यहीं से ही, लेकिन फिर भी बुक ने अलग दे रखा तो अलग से लिख लेंगे एक बार। एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर, जब दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालेंगे तो एंगल कैसे निकलेगा, थीटा की टर्म्स में, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, है ना। आप लोग यहाँ से डराइव भी कर सकते हो। तो ये बात थी, हम जब डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये वाले पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। पूरे एक्सरसाइज में यही यूज़फुल रहेंगे। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं इसके बारे में, और आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रोसीड ऑन प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन लाइन, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस टर्म। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं एग्जांपल के बारे में, ताकि आप भी टॉपिक से थोड़ा फैमिलियर से हो जाओ, है ना। एग्जांपल 13 क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड 1 and 2 यूनिट रिस्पेक्टिवली। तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, 1 यूनिट, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है, 2 यूनिट्स, और ए डॉट बी कितना है, 1 है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है, 1 है, ठीक है। एंगल निकालना है आपको दो वेक्टर के बीच में, तो सिंपल है, आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कितना है, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो लगा दो, ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी तो 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 2, तो 1 अपॉन 1 इंटू 2, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, यानी थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 अपॉन 2 ना, इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू π/3, ठीक है ना। तो आंसर चेक करते हैं, वैसे तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ये होगा π/3 है, ठीक है। तो ये आपके पास, अच्छा एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एग्जांपल 14, क्योंकि वो डिफरेंट है थोड़ा सा, है ना। तो आगे थोड़ा सा आपको पता लगे कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। तो कह रहा है फाइंड एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू i प्लस जे माइनस के, और बी वेक्टर के क्या है, i माइनस जे प्लस के। तो आपको सिंपली क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट से इनका एंगल निकालना है, इन दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल है, देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, बस वही फॉर्मूला लगेगा, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। ए डॉट बी करना, अब यहाँ पर आई डॉट बी करना मैं सिखाता हूँ आपको कैसे होगा। जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए वेक्टर क्या है, आई प्लस जे माइनस के, बी वेक्टर क्या है, आई माइनस जे प्लस के, ठीक है। डॉट करते हैं इनका, ए डॉट बी आई प्लस जे माइनस के डॉट, ये डॉट दिखाना ज़रूरी है, आई माइनस जे प्लस के। तो देखो आई वाला कंपोनेंट क्या है, स्केलर कंपोनेंट आई का 1, जे का भी कितना है 1, के का कितना है -1, यहाँ पर आई का कितना है 1, जे का -1, के का 1, ठीक है। अच्छा अब देखो इनके, आपको स्केलर कंपोनेंट है ना, स्केलर कंपोनेंट का डॉट होगा। वैसे तो ये शॉर्टकट मेथड है, पूरा डी पे समझा देता हूँ, चलो पूरा डी पे समझा देता हूँ कि कैसे होता है ये, है ना, ताकि पता तो रहे एक्चुअली में क्या चल रहा है पीछे। करने तो मैं क्वेश्चन से वैसे बाद में। देखो आई का, जब आप आई के साथ डॉट करोगे, ऐसे तो करते हो ना, पहले इसका तीनों के साथ, फिर इसका तीनों के साथ, फिर इसका तीनों के साथ, है ना, ऐसे तो करते हैं। वही उसी का यूज़ करेंगे, आई का आई के साथ। तो आई डॉट आई कितना होता है, आई डॉट आई कितना होता है, आपको बता दो था पीछे ही, आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है ना। आई डॉट आई 1, आई इंटू माइनस जे, है ना,
अब इस माइनस को रख दो बाहर, आई डॉट जे बताओ कितना होता है। आई डॉट जे कितना बताया था आपको, 0, और माइनस 0 0 एक ही बात होती है ना, तो 0 हो जाएगा। और आई डॉट के भी कितना हो जाएगा, आई डॉट के जब हम करेंगे आई का के साथ डॉट, तो वो भी कितना होता है, 0। तो इसलिए हम जब आई का जे के साथ और के साथ करेंगे तो हमेशा ही 0 आएगा वो, है ना, क्योंकि आई डॉट जे और आई डॉट के कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका डॉट इनके साथ शो नहीं करते, हमें रिजल्ट पता होता है ऑलरेडी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, इसलिए हम इसका डॉट इन दोनों के साथ करके नहीं दिखाएंगे। तो आई का आई के साथ करेंगे, ठीक, तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर कितना होता है, 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो इसलिए आई डॉट आई कितना होगा, 1 आ जाएगा। तो पहला आया 1, अब जे का जे के साथ करो, 1 इंटू -1, एक काम करो इसको माइनस को बाहर रखो, 1 इंटू 1 कितना होगा, 1। अब यहाँ पर अगेन एक माइनस है तो एक माइनस बाहर रखो, अब 1 इंटू के कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ के का स्क्वायर, है ना, के इंटू के कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ के का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। तो आई माइनस आई 1 -1 -1, तो ये कितना आ जाएगा, एक्चुअली में रिजल्ट ये आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, -1 आया। अभी आपको धीरे धीरे आगे सब समझ आ जाएगा। अभी यहाँ पर आप क्योंकि नए हो तो इसलिए आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आगे आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। वैसे मेरे को लगता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर फिर भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, आपके पास ए डॉट बी आ गया, यहाँ पर कितना आया, -1। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो आपको निकालना सिखाया था पीछे, है ना, कैसे निकलेगा, स्केलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, है ना, स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर का सम, तो स्केलर कंपोनेंट कितना है, 1 1 -1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर विच इक्वल्स टू √3। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी कितना आ जाएगा, है ना, यहाँ पर मैं करके नहीं दिखा रहा, लेकिन ये भी कितना आएगा, एक्चुअली में √3 आएगा, ठीक है। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या आएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी कितना है, -1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, √3, तो ये कितना है, -1/3 आ गया, ठीक है। cos थीटा इक्वल्स टू -1 तो यहाँ पर आपके पास थीटा कितना आ जाएगा, cos इनवर्स -1/3, ठीक है, ये दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो थीटा कितना आया, cos इनवर्स -1/3। तो चेक करते हैं अपना आंसर, थीटा का cos इनवर्स -1/3, यही है आंसर, ठीक है। सो अब इसके बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे आपके सामने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है ना। जैसे पहले पढ़ाई थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, वैसे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट हैं। तो प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज़, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। सो गाइस बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में। प्रॉपर्टीज़ तो बहुत ईजी है इसकी प्रॉपर्टीज़। पहला आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ए डॉट बी क्या बी डॉट ए के इक्वल होगा, तो इसका जवाब है हाँ होगा, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, और ये बहुत यूज़फुल प्रॉपर्टी है ना। अभी के लिए नहीं, आगे आप जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ोगे, आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहाँ पर वेक्टर कैलकुलस होती है, तो उसमें भी ये बहुत यूज़फुल रहेगा रिजल्ट, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, है ना। पहले इनका डॉट करके इसके साथ डॉट करो, और फिर इन दोनों का डॉट, और फिर इन दोनों का डॉट करके इसके साथ डॉट करो, तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम नहीं आएगा, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती, है ना, ये आपको बता देता हूँ मैं, आप क्वेश्चन करके देखना, होगी नहीं फुलफिल, ठीक है। तीसरा आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, कैसे ये वेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, है ना, हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर ईच अदर, ओवर वन अनदर, सॉरी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पहले इसको कैसे आप सोल्व करोगे, जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी तो आप पहले ए का डॉट करोगे बी के साथ, फिर ऐड करोगे, और फिर ए का डॉट किसके साथ करोगे, सी के साथ, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वर्क्स। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और होती है स्केलर वाली, तो यानी इसका मतलब क्या है, लैम्डा इंटू ए वेक्टर अगर है
और ए डॉट बी है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, या तो आप लैम्डा ए कर लो देन डॉट कर लो बी के साथ, है ना, या फिर आप ऐसे कर लो ए वेक्टर के साथ डॉट कर लेना इसका लैम्डा इंटू बी वेक्टर का, ऐसे आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके लैम्डा पहले बाहर रखो और ए वेक्टर के साथ कर लो डॉट कर लो बी के साथ, ठीक है ना। आप इस तरह से कर सकते हो सॉल्व, है ना। लैम्डा कोई भी एक नॉन जीरो स्केलर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन लाइन के बारे में। ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक्सरसाइज में मैं पूछता हूँ, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन में आती रहेंगी, काम में बस आपको याद होनी चाहिए ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में फुलफिल नहीं होती, ये आप लोग क्वेश्चन करके देखना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो अपने आप समझ आ जाएगी, और ये वाली प्रॉपर्टी तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, जब क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो अपने आप सब समझ आ जाएगा, ठीक है। बस फिलहाल के लिए इनको नोट डाउन करके याद रखना है आपको, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन लाइन के बारे में, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। फ्रेंड्स से बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन लाइन के बारे में। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन लाइन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में 1 to 2 मार्क्स का, है ना। ऑल्सो आपको पता भी होना चाहिए कि क्या होता है प्रोजेक्शन एक वेक्टर का एक लाइन के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक डायरेक्टेड लाइन ले रहा हूँ L, ठीक है। और एक ये वेक्टर है, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये अब देखो मैं यहाँ पर कुछ लाइट रेज डाल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ऊपर से कुछ लाइट रेज आ रही हैं, उन लाइट रेज के गिरने के बाद इस ए बी वेक्टर का इस लाइन के ऊपर क्या प्रोजेक्शन बनेगा, तो ये बनेगा प्रोजेक्शन, ये इसको तो चलो डॉटेड रहने दो, प्रोजेक्शन ये बनेगा, ये ठीक है, इतना प्रोजेक्शन बनेगा। प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर अलग अलग चीज़ें होती हैं, आपको याद रखते हुए चलना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा 2 चीज़ों के बारे में, प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर के बारे में, है ना। इसके ऊपर ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्वेश्चन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हो जाएगा, अगर फॉर्मूला लिखवा के क्वेश्चन भी करा सकता हूँ वैसे तो, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि कैसे होता है प्रोजेक्शन, है ना, और कैसे काम करता है प्रोजेक्शन। तो देखो सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पर ये पॉइंट मैंने सपोज करो C, और ये मैंने क्या करा, एक वेक्टर ले लिया AC वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोजेक्शन का AB वेक्टर का प्रोजेक्शन के ऊपर बात करूँ कि इसलिए इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर, इस डायरेक्टेड लाइन L के ऊपर अगर बात करूँ AB वेक्टर के प्रोजेक्शन के बारे में, तो क्या होगा AC, ठीक है। प्रोजेक्शन क्या होगा AC, और प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा AC वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन AC कैसे निकलेगा, प्रोजेक्शन क्या निकलेगा, प्रोजेक्शन निकलेगा, देखो इसके बीच में एंगल होगा थीटा, ठीक है। सपोज करो ये कोई P वेक्टर है ना, NCERT ने जिस तरह से बता रखा है उस तरह से बता रहा हूँ मैं, ये P वेक्टर है और ये कोई आपके पास AB वेक्टर है, ठीक है ना। तो AB वेक्टर ये है, इसकी लेंथ कितनी होगी, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर, ये होगा कि नहीं होगा AB वेक्टर की लेंथ, और AC वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या देता है, लेंथ देता है। तो प्रोजेक्शन क्या होगा, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, बेस P वेक्टर, सॉरी बेस कितना है AC, है ना। बेस कितना है, बेस की लेंथ पूछ रहा हूँ मैं, बेस का वेक्टर नहीं, बेस की लेंथ पूछ रहा हूँ। बेस की लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर और मैग्नीट्यूड ऑफ उसका लेंथ कितनी होगी, AB वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। तो cos थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या बोल सकते हो, AC लेंथ जो होगी, AC लेंथ कितनी होगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ AC कितना होगा, cos थीटा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ AB, ये होगा कि नहीं होगा। AC जो लेंथ है आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैग्नीट्यूड लगता है तो सिंपल एक लेंथ निकल के आती है, ठीक है। अदरवाइज अगर मैग्नीट्यूड लगा होता तो सिंपल AC वेक्टर होता वो। तो यहाँ पर जब मैग्नीट्यूड लग गया तो AC वेक्टर की लाइन, AC वेक्टर के बाद जब मैग्नीट्यूड लग गया उसका मतलब क्या है, वो AC लेंथ है, इतनी लेंथ। और इतनी लेंथ कैसे निकाली, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करी यहाँ पर, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, AC लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ AC, और बेस और हाइपोटेनस कितना है, AB, है ना, यानी लेंथ ऑफ AB। तो लेंथ ऑफ AB कैसे डिनोट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ AB से। तो यहाँ पर जब हमने इसको cos थीटा के इक्वल इक्वेट करा, यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू रखी है मैग्नीट्यूड ऑफ AC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB, तो हमने यहाँ सिंपल लेंथ AC निकाल ली, कितना ही cos थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ AB। ये आपके पास क्या है, प्रोजेक्शन आया, ठीक है, प्रोजेक्शन की लेंथ आ गई, ये मतलब सॉरी प्रोजेक्शन आ गया कि कितना है AB वेक्टर का इस लाइन के ऊपर। अच्छा अगर मैं प्रोजेक्शन वेक्टर के बारे में बात करूँ,
प्रोजेक्शन वेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो कैसे निकलेगा, इस पूरी लेंथ AC लेंथ को, इस पूरी लेंथ AC को यानी मैग्नीट्यूड ऑफ AC को अगर मैं P वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये AC वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ध्यान से सुनो, इस AC लेंथ को अगर मैं P वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास AC वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको बताया था ये 10.2 के इंट्रोडक्शन में कि इस तरह से जब डायरेक्ट निकालना होता है वेक्टर, एक डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, है ना। तो जब हमने यहाँ पर AC वेक्टर निकालना था हमें, तो क्या करा, लेंथ AC में हमने क्या करा, P वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्शन वेक्टर AC भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो वो कितना का, मैग्नीट्यूड ऑफ AC इंटू P। ये सिर्फ एक यहाँ पर बैकग्राउंड नॉलेज के लिए आपके काम करेगा कि एक्चुअली में प्रोजेक्शन होता क्या है। इसका सिंपल एक फॉर्मूला है, अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना है ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, A वेक्टर का B वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला सिंपल क्या होगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, ये इसका सिंपल फॉर्मूला होगा। अगर A का B के ऊपर निकालना है, अगर B का A के ऊपर निकालना होता तो सिंपल कुछ नहीं करना, B पहले है, B को पहले लिख दो, और A के ऊपर निकालना है तो A और वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, है ना। इसको हम कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं ना, A वेक्टर डॉट B यूनिट वेक्टर, और इसको B वेक्टर डॉट A यूनिट वेक्टर, ऐसे भी तो बोल सकते हैं इसको। तो इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर और B वेक्टर फॉर्मूला क्या है, सिंपल ये फॉर्मूला आप याद करोगे, जब प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर और B वेक्टर निकालेंगे और B वेक्टर का A वेक्टर के ऊपर जब प्रोजेक्शन निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके बाद वी हैव टू इनइक्वालिटीज ऑन वेक्टर्स, उसके बारे में बात करते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी आ जाती हैं और आपको पता भी होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है ना। तो उनके ऊपर बात करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कोशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के बारे में। कोशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और ट्रायंगल इनइक्वालिटी, हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं अपने सिलेबस के अंदर। एग्जाम में कोई सी भी आ सकती है ना, आ जाती है एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा प्रिपेयर। और प्रॉब्लम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि एक्चुअली में क्या है, क्योंकि जब स्टेटमेंट ही नहीं पता तो प्रूव कैसे करोगे, है ना। तो इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। ये अरे वाली जो इनइक्वालिटी है ना, कोशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, इसका रिजल्ट नेक्स्ट ट्रायंगल इनइक्वालिटी के प्रूफ में भी यूज़ होगा, ठीक है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखेंगे। ये इनइक्वालिटी कहती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट B वेक्टर जो है, ये इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, ये लेस देन और इक्वल टू होगी किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B। ठीक है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट ये है, सॉरी ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं, कोशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट ये है। कह रहा है अगर A डॉट B का पूरे का मोड लूँ तो वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा किससे, इंडिविजुअल मोड ऑफ A इंटू इंडिविजुअल मोड ऑफ B। ठीक है, डॉट। तो इसको प्रूव करते हैं कैसे होगा। अगर देखो A वेक्टर या B वेक्टर, इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर जीरो हो गया तो ये वैसे भी क्या होगा, होल्ड करेगा, है ना। तब भी रिजल्ट क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, A वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू B वेक्टर। इसमें से A वेक्टर और जीरो वेक्टर और B वेक्टर, सॉरी A वेक्टर और B वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है। मैं यहाँ पर ये केस कंसिडर कर रहा हूँ पहले, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो वैसे होल्ड करेगा, हमें तो प्रूफ करना है। तो इसलिए हम पहले क्या कंसिडर कर रहे हैं कि A वेक्टर और B वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, A डॉट B की बात करूँ, अगर मैं A डॉट B की वैसे सिंपल बात करूँ तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा। ये आएगा नहीं, ये पढ़ाया मैंने आपको, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मॉड ले रहा हूँ बोथ साइड्स, तो मॉड ऑफ A डॉट B, ठीक है ना। ये तो पहले से ही क्या है, इसके अलग क्वांटिटीज़ हैं, तो यहाँ पर कॉस थीटा का मोड लेंगे, है ना। इसका दोबारा से मोड मत ले लेना, सिंपल कॉस थीटा का मोड लेंगे, ठीक है। इसको इसके नीचे लेके आओ, ये क्या आएगा, कॉस थीटा मोड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस थीटा की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक। पता होता है वैसे बच्चों को, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा की रेंज और साइन थीटा की रेंज -1 से 1 होती है। लेकिन ये जब तक होती है जब सिंपल कॉस थीटा है। अगर मोड कॉस थीटा हो गया ना, अगर मोड कॉस थीटा हो जाए तो ये रेंज कहाँ से कहाँ तक चली जाती है, फिर 0 से 1 तक, ठीक है। यानी ये क्वांटिटी जो है पूरी की पूरी, ये लेस देन और इक्वल टू क्या रहेगी, 1 रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, तो लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। तो यानी सिंपल यहाँ से क्या आ जाएगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, डॉट लगा के दिखा देंगे। ठीक है, सिंपल, ये रिजल्ट आपके पास प्रूव हो गया। ठीक है ना, तो ये 2-3 लाइन की इनइक्वालिटी यही 1 to 2 मार्क्स में आ सकती है। ठीक है ना, बात करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में, वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, तो इसको आपको पता ही होना चाहिए रिजल्ट, क्योंकि उसके अंदर यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉर वेक्टर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, से बात करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉर वेक्टर्स के बारे में। ट्रायंगल इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, है ना। तो बच्चों को क्योंकि पता नहीं होता कि एक्चुअली में क्या है, वो पूरा वेक्टर चैप्टर कर लेंगे और क्वेश्चन आ गया ये, तो उनसे होगा नहीं फिर, तो इसलिए प्रिपेयर करना ही आपको। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉर वेक्टर के स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, क्या होगी। स्टेटमेंट से पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ, जो एक तो पिछले वाली इनइक्वालिटी प्रूव करी उसका यूज़ होगा यहाँ पर, और एक बात और देखते हैं। सपोज करो मेरे पास कोई एक्स रियल नंबर है ना, एक्स कोई है रियल नंबर, तो एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूँ कि एक्स जो है या तो ये लेस देन होगा या इक्वल्स टू होगा किसके, अपने मोड के। ये प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होगी, देखो, या पहले बताता हूँ ये आई कैसे। मैंने कोई नंबर लिया -3, तो ये लेस देन और इक्वल टू होगा किससे, अपने मोड से। क्या चेक कर लो, -3 लेस देन इक्वल टू किससे, मोड ऑफ -3 कितना का 3, तो -3 लेस देन है कि नहीं है 3 से, तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। अब मैंने कोई नंबर लिया 4, तो 4 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ 4 आएगा कि नहीं आएगा। 4 क्या है, लेस देन तो नहीं आएगा, लेकिन इक्वल्स टू जो आ जाएगा अपने मोड के। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी अगर रियल नंबर है x, तो वो या तो लेस देन होगा या इक्वल्स टू होगा किसके, अपने मोड के। यार मैं ये ले लूँ टॉवल, पसीना आ रहा हो जरा। ठीक है, और कोई x रियल नंबर है तो या तो लेस देन होगा या इक्वल्स टू होगा किसके, अपने मोड के। ठीक है, अच्छा, तो अब यूज़ करते हैं इसको। स्टेटमेंट लिखते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, ये लेस देन इक्वल टू होगा किससे, इंडिविजुअल मॉड ऑफ ए प्लस इंडिविजुअल मॉड ऑफ बी। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ करते हैं कैसे होगा। प्रूफ देखेंगे इसका। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर ले रहा हूँ। ठीक है, वो क्या होगा, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता भाई। जब मैं ये करता था ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो उसका रिजल्ट क्या आता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये आता था नहीं आता था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि ए डॉट ए। तो यहाँ पर सिंपल क्या करा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको रब कर दूँ जरा यहाँ से। ठीक है, तो अब यूज़ करते हैं इसको। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्लॉट करेंगे इसका, तो कितना आएगा, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, उसको पहले लिख लिया। ए डॉट बी और बी डॉट ए कॉम्यूटेटिव होता है, मैंने बताया था आपको डॉट प्लॉट क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। तो ए डॉट बी किसके होगा, बी डॉट ए के। तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी। ठीक है ना, और इसको ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी ना लिख के मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, इतना समझ आया। अच्छा, अब मेन यहाँ पर एक स्टेप है। ठीक है, यहाँ पर स्टेप क्या है, ये क्या था, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी। ठीक है, अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी। आप बोलोगे ये क्या कर दिया आपने, यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या किया। ये जो क्वांटिटी थी एक्चुअली में किसका रिजल्ट था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका रिजल्ट क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, ए डॉट बी एक्चुअली में जब मैंने इसके ऊपर मोड लगाया, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है, अब ये जो पूरी क्वांटिटी है ये इससे लेस देन या इक्वल्स टू होगी कि नहीं होगी, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। कोई भी अगर एक रियल नंबर है एक्स, तो वह तो लेस देन इक्वल्स टू अपने मोड के, तो मैंने यहाँ पर मोड ले लिया इसके ऊपर। तो अब ये जो पूरी क्वांटिटी है ये इससे लेस देन और इक्वल्स टू होगी कि नहीं होगी, इससे,
क्योंकि यहाँ पर तो मोड नहीं है, ये यहाँ पे मोड ले लिया, तो ये क्वांटिटी जो है ये लेस देन होगी या इक्वल टू होगी किसके, इस पूरी क्वांटिटी के, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से। अच्छा, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू लगा दिया यहाँ पर, है ना। आप बोलोगे कि इसके साथ लगा देना लेस देन इक्वल टू, भाई एक्चुअली में इसका रिजल्ट तो है यही, तो इसलिए यहाँ पर ये लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2a डॉट बी। अब मैं आपको पिछली इनक्वालिटी में बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू होता है इसके इंडिविजुअल मॉड ऑफ ए इंटू इंडिविजुअल मॉड ऑफ बी, ठीक है ना। उसका यूज़ कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंडिविजुअल मॉड ऑफ ए इंटू इंडिविजुअल मॉड ऑफ बी, और लेस देन इक्वल्स टू लगा हुआ ही है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है इंडिविजुअल मॉड ऑफ ए प्लस इंडिविजुअल मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब दो क्वांटिटीज़ के स्क्वायर इक्वल्स लेस देन या इक्वल होते हैं तो क्या होगा, वो आपस में क्वांटिटीज भी लेस देन इक्वल्स टू होंगी, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल्स टू इंडिविजुअल मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस इंडिविजुअल मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है ना। ये आपका प्रूव आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रूव दिस इनइक्वालिटी। अगर आपको नहीं समझ में, आपको एक बार फिर से बताना है, एक बार इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है। अच्छा, अब बात करते हैं कोलिनियरिटी, और कोलिनियरिटी के बारे में बात करते हैं ना। कोलिनियरिटी का कंसेप्ट आपको पता है क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है कि शो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है आपको, उसके बारे में बात करते हैं। बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। फ्रेंड्स, बात करते हैं एग्जांपल नंबर 21 के बारे में। एग्जांपल 21 से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एग्जांपल 21 देखेंगे, उसने कहा है कि शो दैट 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो कैसे कोलिनियर शो करेंगे इसको, देखो आपको पता है कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, लेकिन कोलिनियर पॉइंट्स कैसे शो करने हैं वेक्टर्स के यूज़ से, वो आपको नहीं पता। तो क्या करेंगे, सिंपल एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। यहाँ पर ए बी एंड सी, इनके पोजीशन वेक्टर आपको नॉन है ना, ए बी सी। ए बी सी के आपको पोजीशन वेक्टर क्या है, आप जानते हो ए बी और सी के पोजीशन वेक्टर क्या क्या है ना। अगर आपको इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है, तो अगर मैं लेंथ ए बी और बी सी को ऐड कर दूँ, अगर लेंथ ए बी और बी सी को ऐड कर दूँ और वो फाइनल लेंथ किसके इक्वल आ जाए, ए सी का इक्वल आ जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं ए बी को लेंथ को ऐड करूँ, फिर बी सी को लेंथ को ऐड करूँ और पूरी लेंथ ए सी के इक्वल आ जाए, उन दोनों का सम, तो ये क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ए बी वेक्टर निकाल रहा हूँ मैं फिलहाल यहाँ से। ए बी वेक्टर कितना आएगा, ए बी वेक्टर यानी बी माइनस ए, तो इसका स्केलर कॉम्पोनेंट कितना है 1, माइनस इसका स्केलर कॉम्पोनेंट कितना है -2, तो 1 माइनस -2 यानी 1 + 2 आई कैप प्लस 2 - 3 जे कैप प्लस 3 - 5 के कैप, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 3i कैप -j कैप -2k कैप। बी सी वेक्टर कैसे आएगा, देखो बी सी वहाँ पर i और k है, j नहीं है ना, तो 7 - 1 i कैप प्लस 0 - 2 j कैप प्लस -1 - 5 बी सी है ना, सॉरी यहाँ पर तो -3 आ जाएगा, ठीक है ना। -1 - 3 के कैप, इतना तो पता ही होगा आपको, नहीं पता तो यहाँ पर सिखा ही रहा हूँ मैं। 6i कैप -2 j कैप -4 k कैप, ये बी सी वेक्टर आ गया। ए बी वेक्टर आ गया, बी सी वेक्टर आ गया, ए सी वेक्टर निकालेंगे हम यहाँ पर। ए सी वेक्टर कैसा आएगा, 7 - -2 7 - -2 यानी 7 + 2 i कैप प्लस 0 - 3 j कैप प्लस -1 - 5 k कैप। यह कितना आएगा, 9i कैप -3 j कैप -6 k कैप। ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर यहाँ पर निकल गया है ना, आपको पता है कैसे निकालते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
अब यहाँ पर वेक्टर्स की बात तो नहीं, यहाँ पर क्या बात होगी, ए बी लेंथ और बी सी लेंथ को जोड़ना है, और अगर लेंथ ए सी के इक्वल आ जाए तो ये वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे। तो ए बी लेंथ को कैसे निकालेंगे, अगर ए बी वेक्टर है आपके पास, ए बी वेक्टर की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल मैग्नीट्यूड निकाल के। तो ए बी वेक्टर का मोड निकाल रहा हूँ मैं, कितना आएगा वो, उसके स्केलर कंपोनेंट के अंडर रूट का स्क्वायर, सॉरी इसके स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर का सम का अंडर रूट, वो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी रूट 13 बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ जाएगा 36 56 हो जाएगा, रूट 56। ए सी वैक्टर निकाल रहे हैं, ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का माइनस का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 36 126। तो ए बी और बी सी और ए सी तीनों के मॉडुलस, सो हमारे तीनों के पास तीनों की लेंथ आ गई हमारे पास, है ना। तो ए बी और बी सी की लेंथ अगर मैं जोड़ूँ तो कितनी आ रही है, रूट 13 प्लस रूट 56 क्या इक्वल आ रहा है इसके, इसको इम्प्लाई जेड को हटाओ, रूट 126 के, है ना। तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो रूट 56 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 56 का निकाल लो, 2 का स्क्वायर 4 2 यहाँ पर 28 2 14 2 7 7 तो 2 रूट 14 हो जाएगा ना। तो रूट 13 यहाँ पर 13 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 14 होना चाहिए। 14 हो रहा है क्या देखना एक बार, ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में, और एक 10, हाँ यहाँ पर रूट 13 नहीं 14 आएगा, ठीक है। तो ये 14 हो जाएगा, और रूट 126 कितना हो जाएगा, रूट 120 को शायद 3 रूट 14 लिख सकते हैं, है ना। तो क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 9 14 तो 126, तो 3 रूट 14 हो जाएगा ये, है ना। और आप लोग चेक कर लो इसको ऐड करके कितना आएगा ये, 3 रूट 14 इक्वल्स टू 3 रूट 14। तो दोनों लेंथ इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे, एक बार फिर से देखना तो दोबारा से समझ आ जाएगा। मैं बताता हूँ क्या करा हमने, ए बी सी आपको 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए हुए थे, आपको क्या करना है, ए बी लेंथ निकालनी है और बी सी लेंथ निकालनी है, या फिर आपको कोई भी 2 लेंथ निकालनी है। अगर वो तीनों लेंथ निकालोगे पहले देखो सुनो ध्यान से, आप पहले क्या करोगे, ए बी लेंथ निकालोगे, बी सी लेंथ निकालोगे और ए सी लेंथ निकालोगे, है ना। तीनों लेंथ अलग अलग कैलकुलेट करोगे, उसके बाद अगर किन्हीं भी 2 लेंथ का सम तीसरी लेंथ के इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। यही हमने यहाँ पर करा, ए बी वेक्टर निकाला ये आ गया, बी सी वेक्टर निकाला ये आ गया, ए सी वेक्टर ये आ गया। हमने तीनों के यहाँ पर क्या निकाला, लेंथ निकाली यानी मैग्नीट्यूड निकाला, और जब मैग्नीट्यूड 2 का मैग्नीट्यूड जोड़ा एक तीसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा था, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाले पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास डॉट प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, बट उससे पहले हमारे पास पूरी एक्सरसाइज है 10.3, तो उसको सोल्व करेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रोसीड ऑन वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सो उसके बारे में बात करेंगे बाद में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलता है, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय।